स्टार्ट करते हैं जी फिर अपना नया चैप्टर, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर 6 है ये हमारा, और इससे ऑनवर्ड्स जो है अब हम कंपनी से रिलेटेड जो है वो हम टॉक करेंगे, कंपनी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड बात करेंगे। सही है। तो चैप्टर 6 का नाम तो वैसे टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि यहाँ से आप बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे सोल ट्रेडर हो गया, पार्टनरशिप्स हो गया, लिमिटेड पार्टनरशिप्स, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनीज, इनकी डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। ये जो चैप्टर है, चैप्टर 6, ये स्पेसिफिक टू द पार्टनरशिप्स है। और पार्टनरशिप भी दो तरह की, एक तो जनरल और एक लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, इसके हवाले से चैप्टर है। चैप्टर 7 में जो है हम लाइबिलिटीज और कंपनी के हवाले से बात करेंगे, और उससे ऑनवर्ड्स हम सारी कंपनी से रिलेटेड ही बात करेंगे टिल द एंड, टिल द लास्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर 11। तो स्टार्ट करते हैं। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की डिफरेंट जो है वो टाइप्स होती हैं। सबसे पहला होता है सोल ट्रेडर। ठीक है, सोल ट्रेडर बेसिकली किसको बोलते हैं, जहाँ पर जो है एक ही ओनर होता है बिजनेस का। ठीक है, और वही बिजनेस चला रहा होता है। ठीक है, द ओनर इज द बिजनेस, ओनर बिजनेस है। मतलब कि ओनर ही एसेट्स को ओन करता है, और ओनर ही लायबल होता है ऑल डेट्स के लिए। अगर बिजनेस को कोई नुकसान हो जाता है तो ओनर ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, बिजनेस ने कोई लाइबिलिटी किसी को पे ऑफ करनी है तो ओनर ही लायबल होगा। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू सेट अप अ सोल ट्रेडर बिजनेस। सोल ट्रेडर बिजनेस सेटअप करने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए नहीं होती। सोल ट्रेडर का मतलब क्या हुआ, आपने कोई शॉप खोल ली, रिटेल शॉप खोल ली, आप सोल ट्रेडर हो। ठीक है, आप बिजनेस अलहदा नहीं हो, ओनर ही बिजनेस है। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज इनअप्रोप्रिएट फॉर लार्ज बिजनेसेस और दोज इन्वॉल्विंग अ डिग्री ऑफ रिस्क। ये जो फॉर्म है सोल ट्रेडर जो है, ये ऑब्वियसली जो छोटे बिजनेसेस है सिर्फ उन्हीं के लिए। लार्ज बिजनेसेस जहां पर रिस्क के खर्चात ज्यादा होते हैं उनके लिए ये स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप को जो है पार्टनरशिप एक्ट 1890 कैसे डिफाइन करता है, अ रिलेशन विच सबसिस्ट बिटवीन पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस इन कॉमन विद व्यू टू प्रॉफिट। लोगों के दरमियान ताल्लुक। ठीक है, उन लोगों के दरमियान ताल्लुक जो कि बिजनेस चला रहे हैं, किस व्यू से कि वो प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो ऐसा जो उनका रिलेशनशिप होता है, तो लोग दो या दो से ज्यादा लोग, तीन लोग, चार लोग, जो ये इस व्यू के साथ बिजनेस चला रहे हैं कि उन्होंने प्रॉफिट कमाना है, वो जनरल पार्टनरशिप कहलाएगी। ठीक है, लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है, वो लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बनती है, अभी हम वो आगे जाके बात करेंगे। बाकी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है आपकी, वो और जो कंपनी है, ये हम चैप्टर 7 में जो है इन दोनों की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप्स की टाइप्स पे। ठीक है, पार्टनरशिप मैंने आपको बताया, इसकी सरसरी सी डेफिनेशन जनरल पार्टनरशिप की हमने पढ़ी थी। अब हम पार्टनरशिप की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं। वही डेफिनेशन है कि अ पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप विच सबसिस्ट बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप जो है वो एक रिलेशन है, एक ताल्लुक है जो कि दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान होता है। और उसका मकसद क्या होता है कि बिजनेस करना और उससे प्रॉफिट कमाना। ठीक है, प्रॉफिट हो या ना हो, इट्स ये अलग बात है, लेकिन मकसद ये होता है कि प्रॉफिट कमाना। तो ऐसी अरेंजमेंट को जो है, ऐसे बिजनेसेस को आप क्या बोलते हो, पार्टनरशिप बोलते हो। ठीक है, पार्टनरशिप पार्टनरशिप जो है वो एक स्मॉल ऑपरेशन भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ स्मॉल ऑपरेशन का मतलब ये कि छोटी पार्टनरशिप भी हो सकती है, और लार्ज फर्म्स जैसे पार्टनरशिप, लार्ज फर्म्स की जैसे पार्टनरशिप होती है, जैसे सॉलिसिटर्स होते हैं, अकाउंटिंग पार्टनरशिप होती हैं, अकाउंटिंग फर्म्स होती हैं, और सेवरल हंड्रेड पार्टनर्स भी हो सकते हैं। यानी कि दो से तीन पार्टनर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और अप टू हंड्रेड्स पार्टनर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जो लॉ फर्म्स होती हैं, अकाउंटिंग फर्म्स होती हैं, सारी क्या चला रही होती है, पार्टनरशिप बेस पे ही चल रही होती है। ठीक है, अब पार्टनर्स की क्या क्या टाइप होती है। एक पार्टनर होता है जनरल पार्टनर कहलाता है। जनरल पार्टनर वो होता है जो कि डे टू डे बिजनेस पे, यानी कि डेली के काम में एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, उस बंदे को आप जनरल पार्टनर बोलते हो। स्लीपिंग पार्टनर किसको बोलते हो, वो बंदा जो कि बिजनेस की रनिंग में तो पार्ट नहीं ले रहा होता, लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट की होती है, पैसा लगाया होता है, बिजनेस में पैसा लगाया होता है, लेकिन वो उसकी रनिंग में, डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट नहीं ले रहा होता, तो उसको आप स्लीपिंग पार्टनर कहते हो। ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर जो है उसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो स्लीपिंग पार्टनर है तो वो लायबल नहीं होगा, अगर पार्टनरशिप पे कोई डेट आ जाता है। ठीक है, तो वो भी जॉइंटली और सेवरली लायबल होगा उस डेट के लिए। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द बिजनेस के लिए। एक बात आपने याद रखनी है कि अगर दो पार्टनर्स हैं, एक ने पैसा लगाया हुआ है और एक काम कर रहा है, तो जो स्लीपिंग पार्टनर है वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा, लायबल होगा। अगर कोई लॉस हो जाता है बिजनेस में या पार्टनरशिप में, वो उसके लिए उतना ही लायबल होगा। सही है। फिर लिमिटेड पार्टनर, इन लिमिटेड पार्टनरशिप, अभी हम आगे जाके लिमिटेड पार्टनरशिप पढ़ेंगे। तो लिमिटेड पार्टनरशिप में लिमिटेड पार्टनर किसे कहते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैपिटल लगाता है। यानी कि कुछ अमाउंट लगा लेता है, फॉर एग्जांपल उसने $2 लाख लगा दिए, उसकी लाइबिलिटी उसी अमाउंट तक लिमिटेड होती है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल फर्म को कल को नुकसान हो जाता है, तो जो उसने पैसा लगाया हुआ है वही उसी उतनी अमाउंट तक के लिए वो लायबल होगा। ऐसा नहीं है कि नुकसान की भरपाई करने के लिए उसे अपनी
जाती एसेट्स को बेचना पड़ेगा, अपना घर बेचना पड़ेगा, गाड़ी बेचनी पड़ेगी नुकसान की भरपाई करने के लिए, नहीं। उसकी जो लाइबिलिटी है, जितना पैसा उसने लगाया है वो उस तक ही लिमिटेड है, ठीक है। जो लिमिटेड पार्टनर होता है वो मैनेजमेंट में जो है वो पार्ट नहीं ले सकता, फर्म की मैनेजमेंट में उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। उसके बाद होता है सैलरीड पार्टनर, जिसको एक फिक्स अमाउंट एज एन इनकम मिलती है, ठीक है। सैलरीड पार्टनर होने का ये मतलब नहीं है कि वो शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव नहीं करेगा, जैसे नॉर्मल पार्टनर्स जो है वो शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव करते हैं, वो भी करेगा, प्लस उसे सैलरी मिलेगी ऑब्वियसली, अगर वो काम कोई करता होगा उसी से स्पेसिफिक उसे सैलरी मिलती है। इसको आप सैलरीड पार्टनर बोलते हो। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप तीन तरह की होती हैं। जनरल पार्टनरशिप, ठीक है, हम लोग जो इस चैप्टर में बात करेंगे वो सारी की सारी जनरल पार्टनरशिप की बात करेंगे। लिमिटेड पार्टनरशिप का एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें उसके 4-5 पॉइंट्स लिखे हुए, दैट्स इट, वही है। बाकी हम जनरल या ऑर्डिनरी पार्टनरशिप की बात करेंगे। और फिर लिमिटेड पार्टनरशिप का एक छोटा सा पोर्शन है, उसके हवाले से डिस्कशन करनी है। और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है हम ये चैप्टर 7 में है, तो चैप्टर 7 में कवर करेंगे। जनरल और ऑर्डिनरी पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1890 के तहत गवर्न होती है। लिमिटेड पार्टनरशिप जो है वो लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 1907 के तहत गवर्न होती है। और जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है वो लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंगली गवर्न होती है। डिफॉल्ट पोजीशन का मतलब ये है कि जनरल और ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, यानी कि वो पार्टनरशिप जो कि ना लिमिटेड पार्टनरशिप हो ना लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो, वो ऑलरेडी आपकी जनरल या ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में आएगी और उसको पार्टनरशिप एक्ट 1890 के तहत गवर्न किया जाएगा। अब पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उस पर डिस्कशन हम कर लेते हैं। इन ऑर्डर फॉर अ पार्टनरशिप टू एग्जिस्ट अ बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन विद अ व्यू टू प्रॉफिट। अगर आपने एक पार्टनरशिप बनानी है, तो हमने बात की थी कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन यही है कि दो या दो से ज्यादा लोग वो काम बिजनेस कर रहे हैं ताकि वो प्रॉफिट कमा सकें। उसको आप क्या कहते हो? लॉन्ग टर्म में वो काम करते हैं ताकि वो प्रॉफिट कमा सकें, तो उसको आप पार्टनरशिप बोलते हो, ठीक है। So this means that the person involved in the partnership intend the business to yield a profit and they were all entitled to share in that profit. इसका मतलब यही हुआ कि पार्टनरशिप में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो बिजनेस इस पर्पज से करेंगे कि प्रॉफिट कमाए और प्रॉफिट को फिर बाद में आपस में शेयर कर लें, ठीक है। द फॉलोइंग डू नॉट नेसेसरली क्रिएट अ पार्टनरशिप। अगर ऐसी कोई सी तीन अरेंजमेंट्स आ जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पार्टनरशिप होगी, ठीक है। जैसे अगर दो या तीन चार लोगों की एक प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनरशिप है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पार्टनरशिप में। अगर दो लोग ग्रॉस रिटर्न शेयर कर रहे हैं, ग्रॉस रिटर्न का भी केस हम आगे डिस्कस करते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि वो पार्टनरशिप उनकी बनी हुई है, ठीक है। या अगर आप एक्सपेंस किसी के साथ शेयर करें तो इसका भी ये मतलब नहीं है कि आपने पार्टनरशिप की। आप एक घर में रहते हैं, आपने एक्सपेंस शेयर किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्टनर्स हैं, ठीक है। आपकी पार्टनरशिप नहीं है, वो एग्जिस्टेंस नहीं है। ये तीन चीजें जो है ये पार्टनरशिप को क्रिएट नहीं करती। अब ग्रॉस रिटर्न के हवाले से हम एक केस पढ़ लेते हैं, 1916 का है। सी जो है एग्रीड विद एम दैट एम वुड पुट ऑन प्ले एट सी थिएटर। थिएटर जो है वो सी का था, ठीक है। और एम जो बंदा था वो उस पर प्ले उसने करवाना था, ठीक है, थिएटर का प्ले करवाना था। सी वॉज टू हैव 60% एंड एम 40% ऑफ द ग्रॉस बॉक्स ऑफिस रिसीट्स। जो थिएटर से पैसा मिलता, सी को उसका 60% मिलता और एम को 40% मिलता। सी पेड द एक्सपेंसेस ऑफ रनिंग द थिएटर। सी ने, वही उसका थिएटर था, उसने उसके हवाले से जितने भी खर्चाते हैं वो खर्चे जितने भी हैं उसने अखराजात पेड़ किए लगाए। और एम ने जो है वो जो प्ले लगाया ना, जो प्ले पुटअप किया, एक्टर्स वगैरह और कॉस्ट्यूम्स वगैरह, उसके हवाले से खर्चा किया। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के दौरान क्लेमेंट हु वाज इन ऑडियंस, क्लेमेंट जो है वो जो ऑडियंस में था, वाज एक्सीडेंटली शॉट बाय वन ऑफ द एक्टर्स। एक एक्टर ने जो है वो उसको एक्सीडेंटली शॉट कर दिया। रीजन क्या थी कि वो गन से एक्सीडेंटली शॉट हो गया, ठीक है, गन से गलती से वो शॉट हो गया। द क्लेमेंट सूड सी alleging that C was M's partner and M was jointly liable with M, ठीक है। तो हुआ ये कि जो क्लेमेंट था बेसिकली, जिसको गोली लगी, उसने दोनों को सू कर दिया, ठीक है। उसने सी को भी सू कर दिया और उसने उसने कहा कि एम का वो पार्टनर था और वो जॉइंटली लायबल है विद एम। क्लेमेंट ने सू किया सी को और उसने ये इल्जाम लगाया कि सी जो है वो एम का पार्टनर था, वो भी लायबल है एम के साथ। अब हुआ ये कि एम जो है बेसिकली, एम का काम था एक्टर्स को लाना, उनके कॉस्ट्यूम्स प्ले को पुट अप करना, उसका काम था। अब एम के ही एक्टर से गलती से गोली लगी, तो जो क्लेमेंट था उसने सी को भी साथ सू कर दिया, जिसका जिसका थिएटर था उसको भी सू कर दिया, ठीक है। उसने कहा कि ये भी पार्टनर है, तो अगर जो बंदा पार्टनर होता है तो हमने बात की है कि वो लायबल होंगे जॉइंटली, ठीक है, जॉइंटली लायबल होंगे वो। किसी भी अगर कोई नुकसान हो जाता है उसके लिए वो जॉइंटली लायबल होंगे, जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो अब उसने दोनों को कर दिया, उसने सी को भी सू कर दिया और उसने कहा कि यार ये तो एम का पार्टनर था और एम भी लायबल है साथ साथ।
अब कोर्ट ने यही कहा कि भाई सी जो है वो एम का पार्टनर नहीं था, क्योंकि वो जस्ट ग्रॉस बॉक्स ऑफिस रिसीट शेयर कर रहे थे, ठीक है। कोई उनकी लॉन्ग टर्म बिजनेस, इस बिजनेस कोई वो बिजनेस नहीं कर रहे थे लॉन्ग टर्म के, जिससे वो प्रॉफिट लगातार कमा सकें और प्रॉफिट का शेयर कर सकें। जस्ट वन ऑफ इवेंट था जहां पर वो ग्रॉस बॉक्स ऑफिस की रिसीट्स को शेयर कर रहे थे। तो अगर आप ग्रॉस रिटर्न्स को शेयर कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई है पार्टनरशिप, कोई पार्टनरशिप आपका एग्रीमेंट है, ठीक है। इस वजह से जो एम है बेसिकली वो लायबल नहीं होगा, सी ही लायबल होगा, क्योंकि वो दोनों पार्टनर्स नहीं थे। अ पार्टनरशिप बिगेन्स एज सून एज पार्टनर स्टार्ट देयर बिजनेस एक्टिविटी। ये बात आपने याद रखनी है कि पार्टनरशिप उसी तरह उसी वक्त स्टार्ट हो जाती है जब पार्टनर्स जो है वो अपनी बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करना शुरू हो जाए। बिजनेस एक्टिविटी का मतलब ये नहीं होता जैसे ऊपर है कि एक थिएटर पे प्ले लगा दिया, नहीं, वो लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। द एक्चुअल एग्रीमेंट मे बी मेड अर्लियर और लेटर देन दैट डेट। ये चीज मैटर नहीं करती कि उन्होंने एग्रीमेंट कब किया है। मैंने आपको बताया कि हम पूरे चैप्टर में जनरल पार्टनरशिप्स की बात करेंगे, लिमिटेड की कुछ 3-4 पॉइंट्स इसके बाद डिस्कस करेंगे, दैट्स इट। उसके अलावा सारा कुछ जनरल पार्टनरशिप के हवाले से ही है। ये भी जनरल पार्टनरशिप के हवाले से भी बता रहा है कि पार्टनरशिप उसी वक्त स्टार्ट हो जाएगी जिस डेट पे आपने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट बेशक आपने जब मर्जी किया हो, बिजनेस करने से पहले या बाद में, लेकिन पार्टनरशिप उसी वक्त स्टार्ट हो जानी है जब आपने बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर दी हो, ठीक है। नो फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म जनरल पार्टनरशिप। कोई फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड नहीं है जनरल पार्टनरशिप्स को स्टार्ट करने के लिए। कोई डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि जो पार्टनरशिप एक्ट 1890 है वो हर किसी पे अप्लाई होता है, ठीक है, चाहे वो पार्टनरशिप रिटर्न और ओरल हो। तो सेपरेट से आप एग्रीमेंट अगर ना भी करें तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट है, उसमें सारे पॉइंट्स वगैरह लिखे हुए हैं कि जनरल पार्टनरशिप को ऐसे चलाना है। तो आप जो है, क्योंकि वही प्रोविजंस अप्लाई होंगी, तो आप अगर एग्रीमेंट ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड नहीं है। मैनी ऑफ द एक्ट्स प्रोविजन अप्लाई, मैं बता चुका हूँ, अनलेस दे आर एक्सक्लूडेड बाय पार्टनरशिप एग्रीमेंट। हाँ, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम एग्रीमेंट करें कि जो 1890 पार्टनरशिप एक्ट में चीजें उन किसी किसी चीज से आप सेटिस्फाइड नहीं है, उसके अलावा आप एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने वो एग्रीमेंट किया है और उसमें आपने कोई चीज एक्सक्लूड की है तो फिर वो आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप एक्ट 1890 का एक पॉइंट है, वो आप वो पॉइंट इंक्लूड नहीं करना चाहते अपने एग्रीमेंट में, तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट करना जरूरी नहीं है, और क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1890 हर किसी पे अप्लाई होता है, उसी के पॉइंट सारे अप्लाई होंगे, उसी की प्रोविजंस अप्लाई होंगी। हाँ, अगर उसकी प्रोविजंस किसी से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सेपरेटली पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर सकते हैं और उसमें वो स्पेसिफिक प्रोविजन को एक्सक्लूड कर सकते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1890 प्रोवाइड्स दैट पार्टनर शैल शेयर प्रॉफिट इक्वली। पार्टनरशिप एक्ट 1890 कहता है कि हर पार्टनर जो होगा पार्टनरशिप में उसको प्रॉफिट बराबर का मिलना चाहिए। लेकिन अगर पार्टनर्स ने डिफरेंट अमाउंट कंट्रीब्यूट की हुई है बिजनेस में, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, डिफरेंट सबकी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है, तो फिर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है वो पहले से कोई डिसाइडेड रख सकते हैं। उस सिचुएशन में जरूरी नहीं है कि पार्टनर्स जो है वो इक्वल रिटर्न ही शेयर करें। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी जो है वो रिटर्न शेयर कर सकते हैं, सही है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1890 नॉर्मली कहता है कि इक्वल प्रॉफिट्स होंगे, सबको बराबर का प्रॉफिट मिलेगा जो पार्टनरशिप में होंगे। लेकिन अगर सबकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट डिफरेंट है तो पार्टनर्स जो हैं वो रिटर्न भी डिफरेंट उनका हो सकता है, ठीक है, शेयरिंग रेशियो डिफरेंट हो सकती है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिल्कुल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की तरह एक्सप्रेस भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, बाई डीड भी हो सकता है। डीड का मतलब भी होता है प्रॉपरली लिखा हुआ होता है, विटनेस्ड होता है, साइंड होता है, और इम्प्लाइड भी हो सकता है। पार्टनर्स जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड होंगे अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट के साथ। पार्टनर्स आर कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो बातें लिखेंगे उसके साथ वो कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड होंगे, बेशक वो बातें जो हैं वो पार्टनरशिप एक्ट 1890 से कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, उसके अगेंस्ट हो, लेकिन मैंने आपको ऊपर बता दी है कि वो पार्टनरशिप एक्ट 1890 की प्रोविजंस को एक्सक्लूड कर सकते हैं एग्रीमेंट में। तो एग्रीमेंट में जो बात लिखी है उस बात के लिए, उस बात पे सारे पार्टनर्स जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड होंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप्स की। लिमिटेड पार्टनरशिप्स के हवाले से इस चैप्टर में बस ये 4 पॉइंट्स है, दैट्स इट। इसके अलावा जितना कुछ भी अभी हमने ऊपर भी पढ़ा वो भी जनरल पार्टनरशिप के हवाले से था। सिर्फ ये एरिया लिमिटेड पार्टनरशिप के हवाले से है, इसके अलावा भी जो हम आगे पढ़ेंगे वो भी जनरल पार्टनरशिप के हवाले से होगा। अब लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है? A limited partnership is a partnership in which the liability of one or more partners is limited to their capital contribution। वो पार्टनरशिप जहां पर एक या एक से ज्यादा, 2-3 लोग फॉर एग्जांपल, उनकी जो लाइबिलिटी है वो उनकी कंट्रीब्यूशन तक लिमिटेड हो। लिमिटेड का अभी मैंने आपको मतलब बता दिया कि अगर मैंने बिजनेस में 2 लाख रुपया लगाया है तो मैं उस 2 लाख तक की अमाउंट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, दैट्स इट, मेरी वही लाइबिलिटी है।
अगर कल को पार्टनरशिप को नुकसान हो जाता है तो मैं अनलिमिटेडली लायबल नहीं हूँ। अनलिमिटेडली लायबल का मतलब ये होता है कि मैं अपना घर, अपना जाती घर, अपनी जाती गाड़ी, अपनी जाती चीजें बेच के जो है ना वो नुकसान की भरपाई करूं, ऐसा नहीं होगा। मैंने जितना पैसा लगाया हुआ है मैं बस उसी के लिए जवाबदेह हूँ, उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। लिमिटेड पार्टनरशिप्स होने की कुछ कंडीशंस हैं। नंबर वन, एटलीस्ट एक पार्टनर ऐसा हो जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो, यानी कि जो पार्टनरशिप होगी उसमें कम से कम एक लाजमी ऐसा पार्टनर होना चाहिए जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। यानी कि एक ऐसा पार्टनर हो कि अगर नुकसान हो जाए तो अगर उसको अपनी जेब से भी वो नुकसान भरना पड़े तो वो करेगा। तो एटलीस्ट ऐसा पार्टनर हो जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो। सेकंड, ये पार्टनरशिप जो है ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ, ठीक है। एज अ लिमिटेड पार्टनरशिप ये आपने रजिस्टर करवानी है। जनरल पार्टनरशिप में हमने कहा था कि कोई फॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। थर्ड चीज, लिमिटेड पार्टनर्स में नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। जो लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये बात हम ऑलरेडी टाइप्स ऑफ पार्टनर में ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो जो उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी वाला स्टेटस है वो फॉरफिट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फिर वो भी अनलिमिटेडली लाइबल हो जाएंगे। लिमिटेड पार्टनर के पास कोई पावर नहीं होती कि वो फर्म को बाइंड कर सके कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। नॉर्मली जो जनरल पार्टनरशिप होती है उसमें ये रूल होता है कि हर पार्टनर फर्म को जो है वो बाउंड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, यानी कि एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक पार्टनर तो बाकी सारे भी मतलब बाउंड है उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने में, ठीक है। लेकिन लिमिटेड पार्टनर जो होता है लिमिटेड पार्टनरशिप में वो बाउंड नहीं होगा, वो फर्म को कॉन्ट्रैक्ट में लेके जा नहीं सकता, ठीक है। और जिस तरह अनलिमिटेड पार्टनर्स होते हैं या जनरल पार्टनरशिप होती है उसमें सारे पार्टनर्स एजेंट होते हैं फर्म के, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था एजेंसी लॉ में। लिमिटेड पार्टनर जो है वो फर्म का एजेंट नहीं होगा क्योंकि वो फर्म को कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद पार्टनर्स की अथॉरिटी की बात कर लेते हैं। एजेंसी रिलेशन हमने डिस्कस किया था उसमें कि जब कॉन्ट्रैक्ट तो कोई कर होता है तो हर पार्टनर जो है वो सारी पार्टनरशिप जो है उसका एज एन एजेंट एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब उसकी अथॉरिटी क्या क्या होती है? नंबर वन, उसकी जो एक्सप्रेस अथॉरिटी होती है जो कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आप लोग ने सेट आउट की होती है कि उसके पास यही अथॉरिटी है। दूसरी इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है, यानी कि उसकी पोजीशन को देख के ये इम्प्लाई किया जा रहा होता है थर्ड पार्टी की नजर में भी कि यार इस पोजीशन के बंदे के पास ये अथॉरिटी होती है तो इसके पास भी यही होगी, ठीक है। उसके बाद है कि सेक्शन 5 जो है पार्टनरशिप एक्ट 1890 का, ये कहता है कि हर पार्टनर फर्म का एजेंट है, ठीक है, और बाकी पार्टनर्स का भी एजेंट है। इसका मतलब ये है कि हर पार्टनर के पास पावर है कि वो बाकियों को भी बाइंड कर सके, ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन में, कंसीडरिंग कि वो अपनी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंडर था, यानी कि जो अथॉरिटी उसको दी गई थी या जो उसकी पोजीशन से लोग इम्प्लाई करते हैं कि यार ये से बस अथॉरिटी हो कि अगर उसके अंदर अंदर उसने जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की हैं तो सारे पार्टनर्स उसके अलावा भी उस ट्रांजेक्शन को जो है फुलफिल करने के लिए बाउंड होंगे। इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है? ठीक है, इम्प्लाइड अथॉरिटी सेक्शन 5 जो है पार्टनरशिप एक्ट 1890 का, वो ये पांच चीजों को एज्यूम करता है कि ये पांच चीजें इम्प्लाइड अथॉरिटी है। बेशक ये एक्सप्रेसली मेंशन ना हो लेकिन ये इम्प्लाइड होती है कि यार ये इसके पास होंगी अथॉरिटी। नंबर वन, कि वो फर्म्स के गुड्स को सेल कर सकता है, ठीक है। नंबर टू, वो गुड्स खरीद सकता है, जो बिजनेस में कोई चीजें रिक्वायर्ड है वो खरीद सकता है। बिजनेसेस की पेमेंट्स वो रिसीव कर सकता है। एम्प्लॉय को इंगेज कर सकता है, ठीक है, एम्प्लॉय को हायर कर दिया, ट्रेन कर दिया, यानी कि उनको निकाल दिया, इस तरह एम्प्लॉयज की इंगेजमेंट में इन्वॉल्व हो सकता है। एक सॉलिसिटर, सॉलिसिटर का मतलब क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडर या लीगल एडवाइजर हायर कर सकता है फर्म के लिए। अगर कोई बेसिकली फर्म पे कोई केस कर दे, क्लेम कर दे, तो उसके अगेंस्ट हर पार्टनर के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है कि वो कोई लीगल एडवाइजर या लीगल सर्विस प्रोवाइडर को हायर कर सकता है। ये कुछ इम्प्लाइड अथॉरिटीज होती हैं जो कि हम इम्प्लाई करते हैं कि पार्टनर्स के पास होंगी। इसके अलावा जो एक्सप्रेस अथॉरिटीज हैं वो एक्सप्रेसली मेंशन्ड होती हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। जो द अबव इम्प्लाइड पावर्स अप्लाइड टू बोथ ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग पार्टनरशिप, ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग पार्टनरशिप दोनों पे ये इम्प्लाई होती है। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जहां पर पार्टनरशिप का मेनली काम क्या होता है? ट्रेडिंग के हवाले से ट्रेड करना। नॉन ट्रेडिंग में क्या होता है? फॉर एग्जांपल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इस तरह की जो पार्टनरशिप होती है। पार्टनर्स इन ट्रेडिंग पार्टनरशिप हैव एडिशनल पावर्स सच एज टू बोरो मनी। ट्रेडिंग पार्टनरशिप्स में जो पार्टनर्स हैं उनके पास कुछ एडिशनल पावर्स भी होती हैं, जैसा कि पैसे को बोरो कर लेना, ठीक है, कि वो फर्म के बिहाफ पे पार्टनरशिप के नाम पे पैसा ले सकते हैं, पार्टनरशिप के नाम पे ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि एज अ पार्टनर वो ले सकते हैं। इन ऑर्डर टू बी एक्टिंग विद इन हिज इम्प्लाइड अथॉरिटी द इंडिविजुअल पार्टनर मस्ट बी एक्टिंग विद इन द यूजुअल स्कोप ऑफ पार्टनर्स पावर इन द पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न। ये वही वाली बात है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी वाली बात आ जाएगी कि इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है? वो यही होती है कि हर पार्टनर वो वो पावर्स इस्तेमाल कर रहा है जो कि नॉर्मली ऐसे पार्टनर के पास होती है। मतलब ऐसे बिजनेस में ऐसे पावर के पास जो हम कंसीडर कर सकते हैं कि पावर होती है, वो वही पावर्स को यूज कर रहा है।
तो वही जो पावर है वही इम्प्लाइड अथॉरिटी कहलाती है, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल पार्टनर है वो इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर अंदर ही वो काम कर रहा हो, अंदर ही कुछ ना कुछ वो कर रहा हो, तो फिर वो बेसिकली आप कह सकते हो कि इसने इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंडर काम किया, और वो बाउंड कर सकता है फिर बाकी लोगों को भी और फर्म को भी। अब स्लीपिंग पार्टनर के हवाले से जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ पार्टनर में बात बताई थी कि स्लीपिंग पार्टनर भी जॉइंटली और सेवरली लायबल होता है हर लॉस के लिए। अगर फॉर एग्जांपल लॉस है तो उसके लिए भी वो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो उस हवाले से एक केस है मर्सेंटाइल क्रेडिट को वर्सेस गैरॉट का, 1962 का केस है। पी एंड जी दो बंदे थे, उन्होंने पार्टनरशिप बनाई, उन्होंने गैराज बनाया जहाँ पर गाड़ियों की रिपेयर होती थी। पी जो है वो बिजनेस को चलाता था और जी जो है वो स्लीपिंग पार्टनर था। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि फर्म जो है वो बाय और खरीदेगी और बेचेगी नहीं गाड़ियां, ठीक है। यानी कि एग्रीमेंट में हुआ था कि सिर्फ रिपेयर करना है, गैराज है, ठीक है, गाड़ियां खरीदने और बेचने का काम नहीं करना। अब पी जो है बेसिकली जो एक पार्टनर था जो कि रनिंग ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व था, उसने गाड़ी बेसिकली बेची है कंपनी को, ठीक है। और गाड़ी बेच के फाइनेंस कंपनी एम को बेच दी, ठीक है। एम मतलब थर्ड बंदे से गाड़ी उसने बेची मर्सेंटाइल क्रेडिट को। एम सूड जी टू रिकवर द 700 पाउंड विच इट हैड पेड टू पी फॉर द कार। अब एम ने जो है बेसिकली जो 700 पाउंड बेसिकली पी पी जो था उसने गाड़ी फाइनेंस कंपनी को बेची है। उस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम थी शायद, उस वजह से उसने उसको रिटर्न जब करनी हुई तो उसने उसको सू कर दिया 700 पाउंड के लिए, गया मुझे तुम 700 पाउंड वापस दो। एम जो था जिसने खरीदी थी, जी ने एम ने सू किसको किया, जी को किया, जी जो कि स्लीपिंग पार्टनर था। बेची इसको पी ने, लेकिन इसने सू किया जी को और कहा कि जी जो भी गाड़ी की डीलिंग हुई उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरा ये नुकसान जो भी हुआ 700 पाउंड का तुम रिस्पॉन्सिबल उसको देने के लिए। जी ने जो है ये लाइबिलिटी डिनाई कर दी और उसने कहा कि पी ने जो ये गाड़ी बेची है वो उसने जो हमने एग्रीमेंट किया था उसके अगेंस्ट जाके बेची है। तो पी की ना कोई एक्चुअल अथॉरिटी है ना कोई अपेरेंट अथॉरिटी है कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट कर सके जो उसने तुम्हारे साथ किया है। तो हुआ यूं कि मर्सेंटाइल क्रेडिट कंपनी ने कहा भाई कि इस जगह पे जितने भी अदर गैराज बिजनेसेस हैं ना वो सारे जो है गाड़ियों की डीलिंग में काम करते हैं, ठीक है। मतलब एविडेंस ये उसने दिया मर्सेंटाइल क्रेडिट कंपनी ने कि मतलब कि ये क्या बात हुई कि इसके पास अथॉरिटी नहीं है, इस जगह पे जितने भी गैराज काम करते हैं वो सारे के सारे जो है वो डीलिंग करते हैं, ठीक है। यानी कि जो मर्सेंटाइल क्रेडिट कंपनी वाला है वो यही समझ रहा था बेसिकली कि ये जो बंदा है ये डीलिंग करता है गाड़ियों की, ठीक है। मतलब जो पी है वो डीलिंग करता है, उसको तो नहीं पता था ना कि इनकी एक्सप्रेस अथॉरिटी इसको इनके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन है कि पी डील नहीं कर सकता। तो अपेरेंट अथॉरिटी है, लास्ट चैप्टर में हमने अपेरेंट अथॉरिटी की बात की थी, ठीक है। तो अब थर्ड बंदे की नजर में तो यही है ना कि ये पार्टनरशिप, ये बंदा जो चला रहा है सारा काम यही कर रहा है, तो बेसिकली ये जो है वो गाड़ियां भी बेच सकता होगा क्योंकि नॉर्मल प्रैक्टिस है ये। उसके नजर में तो यही था, उसको तो नहीं पता था ना कि एक्सप्रेस इनका एग्रीमेंट हुआ है। अगर तो उसको पता होता तो फिर वो जी को सू नहीं कर सकता होता, ठीक है। लेकिन खैर जब कोर्ट में बात की तो कोर्ट ने कहा कि भाई कि अथॉरिटी के हवाले से हम ये चीज टेस्ट करते हैं, ये चीज हम नहीं देखते कि पार्टनर्स ने आपस में क्या एग्रीमेंट किया है। हम ये देखते हैं कि बाहर वाली दुनिया जो है, बाहर वाली दुनिया वो क्या सोचती है कि इसके पास क्या पावर है, ठीक है। तो इस टेस्ट ये जो टेस्ट है कि जिसमें देखना है कि बाहर वाली दुनिया क्या सोचती है कि इस बंदे के पास क्या पावर होगी, ठीक है। तो इस टेस्ट को देखते हुए हम ये कहेंगे कि यार जो बाहर वाली फाइनेंस कंपनी थी उन्होंने तो यही एज्यूम किया होगा कि यार पी के पास पावर है गाड़ियां शाड़ियों की डीलिंग करने की, जिसकी वजह से उसने हमारे साथ डीलिंग की और जो भी प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से कंपनी ने सू कर दिया जी को भी, ठीक है। उन्होंने कहा भाई हम बाहर, कोर्ट ने कहा कि बाहर वाली दुनिया की नजर में तो इस पी के पास पावर है, अथॉरिटी है, अपेरेंट अथॉरिटी है, तो जो इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो बाइंडिंग है और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तुम्हारे ऊपर भी बाइंडिंग है क्योंकि तुम क्या हो, पार्टनर हो, तुम भी लायबल हो, ठीक है। तो इस बात से आपने ये अंदाजा लगाना है कि अपेरेंट अथॉरिटी भी हो सकती है। अगर आपने गाड़ियां नहीं बेचनी थी तो आप क्लियरली वहां पर बोर्ड लगा सकते थे, गैराज में नोटिस लगा सकते थे कि यार गाड़ियों की हम डीलिंग नहीं करते, फिर मर्सेंटाइल क्रेडिट कंपनी वाले भी आपसे डीलिंग ना करते। तो कोर्ट ने भी जी को यही कहा कि आप लोगों के दरमियान जो मर्जी एग्रीमेंट हुआ हो लेकिन जो बाहर वाली दुनिया है उसको जो लग रहा है वही उसकी अपेरेंट अथॉरिटी होती है। अब वो चीज आपने उनके माइंड से निकालनी है, कैसे, एक्सप्रेसली मेंशन करके। जैसे मैंने आपको बताया कि आप दुकान पे बोर्ड लगा दो, ठीक है, कि ये गाड़ियां यहाँ पर फॉर सेल नहीं है, यहाँ पर हम गाड़ियों की डीलिंग सेल्स की डीलिंग नहीं करते, ठीक है। फिर बाहर वाले को भी पता होगा कि यार इनके इस बंदे के पास पावर नहीं है गाड़ियों की डील करने की, तो वो ना करते। ये पेरेंट अथॉरिटी में भी अगर कोई बंदा काम करता है तो दोनों पार्टनर्स लायबल होंगे, तो स्लीपिंग पार्टनर भी लायबल होगा, ठीक है।